ओ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब आंखें खोलिए। साथियों, एक दो प्रश्न ले लेते हैं। जो प्रश्न मुझे लगता है कि उनका उत्तर यहाँ पर ग्रुप में देने से, जूम टॉक में देने से सभी का जनरल बेनिफिट होगा, वो मैं ग्रुप में ले लेता हूँ। जिनका उत्तर मुझे इंडिविजुअली लगता है कि दे देना चाहिए, वो मैं इंडिविजुअली दे देता हूँ। तो एक दो प्रश्न मुझे लगे कि आज के इस सेशन के शुरू में हम ले लेते हैं, इसके बाद फिर बात चर्चा शुरू करेंगे। तो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न था कि महाभारत का सीरियल अभी चल रहा है और हम बच्चों से कहते हैं कि आप महाभारत देखो, तो बच्चे कहने लगते हैं कि महाभारत में क्या ऐसा देखने जैसा है, उसमें क्या अच्छा है, उससे क्या सीख सकते हैं, उसमें लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। एक चीज हमको समझनी चाहिए कि ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है। हमारी जनरेशन में ऐसा था कि हम जो माता पिता कह देते थे वो हम सुन लेते थे, उस पर हम क्वेश्चनिंग नहीं करते थे। आज की जनरेशन एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो आज की जनरेशन को उनके प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और यदि आप प्रश्नों के उत्तर ठीक से दे नहीं सकते तो फिर वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मेरी जनरेशन और मेरे बाद की एक दो जनरेशन में ऐसा हुआ है कि 500-700 साल की गुलामी ने और उसके बाद के जो एजुकेशन सिस्टम हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने लिए साथ में, और उसके पहले भी, आजादी के पहले भी अंग्रेजों की एक बहुत ही कुत्सित नीति थी। उनको लगा कि भारतीय बहुत स्वाभिमानी लोग हैं, इनके पास ज्ञान का इतना भंडार है, इनको हम शरीर से गुलाम बना भी लें तो मानसिक दास्तां ये स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि इनको स्वयं की संस्कृति पर, स्वयं के ज्ञान पर बहुत अभिमान है और ये बहुत डीपली रूटेड है अपनी संस्कृति में। तो जो लॉर्ड मैकॉले ने रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने कहा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि जब तक इनको मानसिक रूप से हम दास्ता इनके ऊपर नहीं थोप देते तब तक इनको पूरी तरह से गुलाम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको चार्ज दिया कि आप एजुकेशन सिस्टम को ओवरऑल करो, और उसके बाद से फिर सारी मिशनरी स्कूल शुरू हो गई। और मैकॉले ने जो सबसे पहला काम किया वो ये किया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां निकाल दी। ये बहुत सुंदर सिस्टम था हमारे ऋषियों का कि वो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बहुत जीवन के गहरे सत्य हमको सिखा देते थे, और वो गुरुकुल का एक सिस्टम था। तो सबसे पहले उन्होंने पंचतंत्र और हितोपदेश की कहानियां निकाल दी। उसके बाद उन्होंने सिस्टमैटिकली ये हमें सिखाने का प्रयास किया कि जो भी इंडियन है, जो भी भारतीय है, वो ओल्ड फैशन है, वो लो क्वालिटी है, उसमें साइंस नहीं है, वो केवल अंधविश्वास है। इस तरह से सिस्टमैटिकली ब्रेन वॉश किया गया भारतीयों का। और मेरी पीढ़ी में तो मुझे याद है कि कोई चीज अगर अच्छी बेचनी हो, किसी चीज के दाम ज्यादा लेने होते किसी दुकानदार को, तो वो सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलता था,
कस्टमर को कि ये इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड है बोल देना काफी था उसको कीमत ज्यादा वसूल करने के लिए। तो एक मानसिकता हमारी ऐसे डेवलप हुई है। और अब एज ऑफ इंफॉर्मेशन है तो बच्चे तो प्रश्न करेंगे। तो हमने पढ़ा नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में, हमको वो एजुकेशन दिया नहीं है सिस्टमेटिकली सिस्टम ने। तो हमारे पास यदि अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर नहीं है और उसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चे हमारी बातों का विश्वास करें या हमारे बातों को ग्रहण करें अपने जीवन में, तो थोड़ा ये मुश्किल हो जाता है। तो मेरी राय पर्सनली ये है कि हमको स्वयं को एजुकेट करना पड़ेगा। हम जो भी अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने बच्चों से चाहते हैं, हमको उनको सिखाने के लिए, एजुकेट करने के लिए पहले स्वयं के पास वो सारे उत्तर साइंटिफिक भाषा में अपने पास तैयार करने होंगे और उसको हम उस ढंग से समझाएंगे। यदि हमको स्वयं को ही ज्ञात नहीं है कि महाभारत में अच्छा क्या है, तो हम कैसे बच्चों से कहेंगे कि ये अच्छा है इसलिए आपको ये सुनना चाहिए। पर प्रश्न जरूर अच्छा है ये, और इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसको ध्यान से सुने। महाभारत में जीवन के लिए जो भी आपको चाहिए वो सारी बातें महाभारत में है। महाभारत का ही एक अंग गीता है, सिर्फ गीता में भी वो सारी बातें हैं, पर पूरा महाभारत तो आपको जीवन के हर क्षेत्र की, हर भावना की, हर परिस्थिति को किस ढंग से हैंडल करना चाहिए इसका सारा ज्ञान दे सकता है। मैंने इसके पहले भी शायद कहा कि जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज दिया जा रहा था तो कमेटी वालों ने प्रश्न किया उनसे कि आपकी राय में सबसे महानतम लेखक कौन है, शेक्सपियर है कि कालिदास है? क्योंकि उस समय तक ये समझा जाता था कि इन दोनों में से कोई एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट ऑथर है, और टैगोर ने कहा कि दोनों भी नहीं है। कमेटी वालों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पूछा दोनों नहीं है तो फिर कौन है? और टैगोर ने कहा वेद व्यास हैं। उन्होंने दूसरी सारी रचनाएं जो लिखी, ब्रह्मसूत्र लिखा, वेदों की एडिटिंग की, वो तो बहुत ऊंची बातें हैं, पर एक कहानी जो लिखी महाभारत की, उस एक कहानी में इतने चरित्र हैं जितने शेक्सपियर और कालिदास के सारे नाटकों में मिलाकर नहीं है। जीवन का हर इमोशन, मनुष्य के जीवन की हर भावना महाभारत में आपको मिलेगी और हर चरित्र में आपको सीखने को मिलेगा। तो हमको उस ढंग से पहले अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। मैं कुछ बातें कहूंगा महाभारत के संबंध में, तो उससे कुछ विचार आपके जागेंगे। तो थोड़ी और रिसर्च चाहिए आप हम स्वयं अपने जीवन में करें, स्वयं अपने आप को एजुकेट करें, तो फिर हम अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देने में ज्यादा समर्थ होंगे। मेरी दृष्टि में, मेरे गुरुजी ये कहते हैं, उनकी दृष्टि में भी कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो संसार है, वो विश्व है। उसमें अर्जुन का जो रथ है ये हमारा जीवन है, और हमारे जीवन में रथ पर जो अर्जुन है वो हमारी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है। रथ के घोड़े जो हैं वो हमारी भावना है, भावनाएं हैं, इमोशंस हैं। और जीवन में सदैव कुरुक्षेत्र की भांति तर्क और भावना, इंटेलेक्ट और इमोशंस में लगातार युद्ध होता रहता है हमारे जीवन में। हर परिस्थिति में दिल कहता है कि ये करो, दिमाग कहता है कि ये करो, जैसे अर्जुन का हो रहा है कुरुक्षेत्र में। दिमाग कहता है कि अधर्मी हैं, इनको मारना चाहिए, और दिल कहता है कि मेरे भाई हैं, मेरे दादा हैं, मेरे गुरु हैं, इनको मार के मैं कैसे प्रसन्न रहूंगा, और ऐसा राज्य मिल भी जाए तो उसका क्या करूं। तो ये तर्क और भावना का युद्ध है और ये निरंतर चलता रहता है। तो कुरुक्षेत्र का एक संदेश ये है कि जीवन को सही ढंग से जीना हो तो अर्जुन भी कृष्ण को प्रणाम करे और घोड़ों की रास भी कृष्ण के हाथ में हो। इंटेलेक्ट शुड सरेंडर टू गुडनेस एंड इमोशंस शुड सरेंडर टू गुडनेस। इस युद्ध को सही ढंग से निपटने का इस युद्ध से यही तरीका है कि हम अपनी बुद्धि को भी प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस को सरेंडर कर दें, हमारी भावनाओं को भी प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस को सरेंडर कर दें, कृष्ण को सरेंडर कर दें। और कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है, कृष्ण प्रसन्नता है और कृष्ण अच्छाई है। ये तीन एनर्जीज हैं कृष्ण की। अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल हैप्पीनेस एंड अनकंडीशनल गुडनेस, ये तीन उनकी एनर्जीज हैं। तो जब भी जीवन में यदि ऐसा प्रसंग आए कि मुझे सही क्या है मेरे लिए,
इस परिस्थिति में मुझे क्या डिसाइड करना चाहिए। तो हमारी बुद्धि और हमारी भावनाएं जब भी इनमें टकराव हो तो दोनों कृष्ण को सरेंडर करो, प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस को सरेंडर करो कि क्या करने से मेरे जीवन में प्रेम बढ़ेगा, क्या करने से मेरे जीवन में प्रसन्नता बढ़ेगी, क्या करने से मेरे जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। और उस प्रश्न का जो उत्तर मिले वो ही सही डिसीजन है। ये महाभारत का पूरा एक उस वॉर का, कुरुक्षेत्र की लड़ाई का ये संदर्भ है। और कृष्ण की लाइफ में तो सीखने के लिए जितना आप चाहो उतना सीख सकते हो, उतना कम है। नॉर्मल साधारण मनुष्य क्या कहता है कि प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए जीवन में, तब मैं प्रसन्न रह सकता हूं। प्रॉब्लम इज इक्वल टू अनहैप्पीनेस। और कृष्ण के जीवन का क्या पूरा संदेश क्या है? पैदा होने से पहले मारने के लिए मामा तैयार थे, माँ बाप जेल में थे, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। पैदा हुए तो उठाकर उनको दूसरे पिता के पास भेज दिया, यमुना में बाढ़ है, वो प्रॉब्लम है। पूतना भेजी जा रही है, कालिया नाग है, वो असुर, ये असुर, इंद्र बरसात कर रहे हैं, गोवर्धन उठाना पड़ रहा है। कितनी समस्याएं उनके जीवन में। अर्जुन के सारथी हैं, हर बाण जो अर्जुन की तरफ मारा जाता है वो कृष्ण को पहले हेलो कहता है, फिर अर्जुन के पास जाता है। इतनी समस्याओं के बीच में बांसुरी बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सदैव मुस्कुराते रहते हैं, एट ऑल मोमेंट्स एंकर्ड इन गुडनेस। ये कितना सुंदर एग्जाम्पल है जीवन जीने के लिए कृष्ण के चरित्र में। और महाभारत के हर कैरेक्टर से आप सीख सकते हैं। कोई भी कैरेक्टर ले लो, आप भीष्म का कैरेक्टर ले लो। अभी तो चल रहे हैं एपिसोड्स महाभारत के, आदमी इतना परेशान है, इतना दुखी है, इतना संतृप्त है और कुछ नहीं कर पा रहा है, बेबस है, विवश है। तो क्या हमारे लिए लेसन है इसमें? नेवर मेक ए प्रॉमिस विदाउट गिविंग इट ए प्रॉपर थॉट। कभी ऐसी प्रतिज्ञा मत करो, बिना सोचे समझे कोई प्रतिज्ञा मत करो, क्योंकि वचन दे दोगे तो फिर जीवन भर के लिए बंध जाओगे उस वचन से। दो प्रतिज्ञाएं की उन्होंने कि हस्तिनापुर के प्रति मेरी निष्ठा रहेगी, उस सिंहासन पर जो बैठेगा उसमें मैं अपने पिता की छवि देखूंगा। और उस सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठ रहा है और उसकी बात मानना पड़ता है क्योंकि प्रतिज्ञा की हुई है। तो नेवर मेक ए प्रॉमिस विच यू कैन नॉट कीप अप। बिना सोचे समझे अपना वचन दो ही मत किसी को। मैं तो हमेशा मजाक में कहता ही रहता हूं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कि मैं मारवाड़ी हूं, और मारवाड़ी बिजनेसमैन अपने बेटे को जब बिजनेस इनहेरिटेंस में देता है, विरासत में देता है, तो उसको दो पाठ जरूर पढ़ाता है। पहला पाठ, प्राण जाए पर वचन न जाए। जान चली जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए। नेवर गेट इनटू ए सिचुएशन ऑफ ब्रेकिंग योर प्रॉमिस। कीप योर प्रॉमिसेस, ऑनर योर वर्ड। ये पहला लेसन। और दूसरा लेसन जो मारवाड़ी पिता अपने बच्चों को देता है, नेवर गिव योर वर्ड टू एनीवन। कभी प्रॉमिस ही मत करो। प्रॉमिस करोगे तो उसको निभाना पड़ेगा। अर्थ यह है कि बिना सोचे समझे प्रॉमिस मत करो। ये भीष्म के कैरेक्टर से सीखने को मिलता है। कर्ण का कैरेक्टर क्या है? दबा हुआ है एहसान के नीचे, इतना दबा हुआ है कि वो अधर्म कर रहा है दुर्योधन, और फिर भी बिना चाहे उसके साथ इसको रहना पड़ता है, और उस अधर्म का इसके ऊपर भी असर पड़ने लगता है। चिरहरण के समय वो द्रौपदी को वैश्या कहता है। कर्ण का कैरेक्टर कितना ऊंचा है, चरित्र कितना ऊंचा है स्वयं का, पर अधर्मियों के साथ निरंतर उस कंपनी में रहकर वो भी अधर्मी हो रहा है। ऐसा एहसान मत लो किसी का कि जिसकी वजह से अधर्म करना पड़े जीवन में, या अधर्म का साथ देना पड़े जीवन में। ऐसा एहसान मत लो। बहुत महत्वपूर्ण लेसन हैं। द्रोण रिवेंज में चल रहे हैं, पीढ़ियों तक चल रहा है रिवेंज। द्रुपद और द्रोण मित्र हैं, और द्रुपद के पास जाते हैं द्रोण सहायता मांगने के लिए। वो कहता है मित्रता बराबरी वालों में होती है, ब्राह्मण भीख मांग लो दे दूंगा।
मित्रता का दावा मत करो। और वो अपमान का घाव इतना गहरा, सारा जीवन उस अपमान में जिया, और फिर पांडवों से गुरु दक्षिणा मांगी कि उसको कैद करके लेके आओ द्रुपद को, और कैद करके लाने के बाद आधा राज्य उसका लेकर अश्वत्थामा को दिया अपने बेटे को, और कहा बराबरी हो गई हम दोनों में। और द्रुपद क्या कर रहे हैं? उन्होंने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पैदा किया अपने अपमान का बदला लेने के लिए, और वो अपमान अब चुकने वाला है महाभारत की लड़ाई में। पीढ़ियों तक चल रहा है बैर, रिवेंज, प्रतिशोध। अरे स्वीकार और क्षमा कर लो। अपने मत, प्रतिशोध की अग्नि आपको ज्यादा जलाती है, प्रतिद्वंदी को नहीं जलाती है, हमको जलाती है। इसलिए स्वीकार और क्षमा करना महत्वपूर्ण है। हर चरित्र से आप सीख सकते हो। दुर्योधन का चरित्र तो देख ही रहे हो, जेलसी, द्वेष में जल रहा है, मात्सर्य में जल रहा है, रोम रोम उसका जल रहा है। और एक समय तो इतना सुंदर ऑफर कृष्ण दे रहे हैं कि 5 गांव दे दो, बाकी सब तुम्हारा। और वो 5 गांव देने को तैयार नहीं है। अंधा हो जाता है व्यक्ति द्वेष में, जेलसी में, इतना अंधा कि उसको बेस्ट ऑफर भी नजर नहीं आ रहा है। तो इतनी जलन नहीं होनी चाहिए कि किसी का सत्यानाश हो तब मुझे चैन की नींद आएगी। ये जलन खा जाएगी आपको जीवन में। कितना बड़ा लेसन है दुर्योधन के कैरेक्टर में। धृतराष्ट्र मोह में अंधा है, अपने पुत्र के प्रति इतना मोह है कि सारा राज्य उसके पीछे, सारा कुल उसके पीछे बर्बाद हो जाए, इतना अंधा है मोह में। कितना बड़ा लेसन है सीखने के लिए। गांधारी तो और बड़ा लेसन है। मैं अपने पेरेंटिंग सेशंस में बार बार ये बात कहता हूं, हर बार ये बात कहता हूं। गांधारी बेस्ट पॉसिबल वाइफ है, पतिव्रता है। पति अंधा है तो उसने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली है, बेस्ट पॉसिबल वाइफ है। पर गांधारी वर्स्ट पॉसिबल मदर है। 100 बच्चे हैं, 100 पुत्र हैं उसके, अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उन पुत्रों को, 100 पुत्रों को शकुनी के हवाले कर दिया। एज ए मदर वर्स्ट पॉसिबल मदर है, एज ए वाइफ बेस्ट पॉसिबल वाइफ है। तो जीवन का एक रोल में आप बहुत अच्छे हो और बाकी रोल आपको, आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बाकी रोलों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस क्या है? कि काम में इतने मत गुथो कि परिवार सत्यानाश हो जाए, और परिवार में इतना मत गुथो कि काम बर्बाद हो जाए। वर्क लाइफ बैलेंस हम पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट्स में, और वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस का बेस्ट एग्जांपल गांधारी है। एक रोल को इतना महत्व मत दो कि बाकी जीवन के रोल्स नेग्लेक्ट हो जाए सारे उसके पीछे। युधिष्ठिर, और ज्यादा सीखने की बातें हैं। धर्मराज हैं, वैल्यू बेस्ड पर्सन है, रथ उनका 6 इंच ऊपर चलता है जमीन से, और इतना वैल्यू बेस्ड पर्सन, एक बुराई उसमें है, एक बुराई, जुआ खेलता है, और पूरा जीवन, सारा महाभारत उस एक बुराई की वजह से होता है। और उस बुराई के पीछे उनका जस्टिफिकेशन क्या है, उसका लॉजिक क्या है कि क्षत्रिय युद्ध के लिए और द्यूत के लिए कभी नहीं नहीं बोल सकता। अरे जिस जमाने में वो बना होगा, रिचुअल की युद्ध के लिए नहीं नहीं बोलना चाहिए और द्यूत के लिए कभी क्षत्रिय को नहीं नहीं बोलना चाहिए, वो जमाना रहा होगा वैसा। क्या वो आज सही है? शुड वी फॉलो दैट? यदि हम अंधविश्वास करते हैं अपने रिचुअल्स के ऊपर तो हम बुद्धिमान नहीं है। सबसे बड़ा लेसन युधिष्ठिर के कैरेक्टर में यह है कि जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी डॉगमास हैं, जो भी बिलीफ्स हैं, जो भी हमारी रूढ़ियां, रिवाज, रीतियां हैं, आज क्या वो रिलेवेंट हैं? क्या हमें वो करना चाहिए? हमें क्वेश्चन करना चाहिए और उसके पीछे देखना चाहिए कि सत्य क्या है, साइंस क्या है उसके पीछे। और अगर वो कारण आज भी रेलेवेंट है तो जरूर रूढ़ियों को फॉलो करना चाहिए, जरूर रिवाजों को फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिशन बहुत अच्छी चीज है, पर यदि आज हमारे सत्य की कसौटी पर वो रूढ़ी सही नहीं है तो क्यों फॉलो करें हम? मेरे गुरुजी एक बहुत सुंदर कहानी बोलते हैं।
कि एक गुरु के आश्रम में शिष्य बैठते थे और गुरु उनको लेक्चर देते थे। उनके आश्रम में एक बिल्ली थी। वो बिल्ली ऊपर नीचे नीचे ऊपर दौड़ती रहती और डिस्टर्ब करती रहती आश्रम में जब गुरु लेक्चर देते उस समय। तो गुरुजी कहते अपने शिष्य से कि एक रस्सी लो, इस बिल्ली को खंबे से बांध दो तो लेक्चर निर्बाध रूप से चलता रहे। तो रोज गुरुजी लेक्चर देते, रोज बिल्ली डिस्टर्ब करती, रोज शिष्य एक उठता, बिल्ली को खंबे से बांध देता, लेक्चर चलता रहता। इस तरह से कई साल गुजर गए और एक दिन गुरुजी की मृत्यु हो गई। गुरुजी की मृत्यु हो गई तो उनके सबसे सीनियर जो शिष्य थे वो गुरु बन गए और वो भी लेक्चर देते। बिल्ली वैसे ही डिस्टर्ब करती और कोई जूनियर शिष्य उठता, उस बिल्ली को खंबे से बांध देता और गुरुजी का लेक्चर चलता रहता। इस तरह से और कई साल बीत गए और कई सालों बाद एक दिन बिल्ली मर गई। और बिल्ली मर गई तो इस नए गुरुजी ने कहा सबसे कि हमारे आश्रम में ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है कि गुरु जब भी लेक्चर दे अपने शिष्यों को तो एक बिल्ली खंबे से जरूर बंधी हुई होनी चाहिए। अब ये बिल्ली मर गई है तो आप एक नई बिल्ली लाओ, उस बिल्ली को खंबे से बांधो, उसके बाद ही लेक्चर शुरू हो सकता है। रिचुअल्स ऐसे बनते हैं, ट्रेडिशंस ऐसे बनती हैं। जब बनी होगी और रिचुअल की क्षत्रिय को, योद्धा को कभी भी द्यूत से या युद्ध से इनकार नहीं करना चाहिए। उस समय क्या परिस्थितियां रही होंगी और क्यों वो रिचुअल बना होगा और आज क्या परिस्थितियां हैं, क्या हमें अंधविश्वास करके उस रिचुअल को ठीक आज भी वैसे ही अपने लाइफ में यूज करना चाहिए? ये क्वेश्चनिंग माइंड, ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए। ये युधिष्ठिर के रोल का संदेश है। कितने भी महान आप में गुण क्यों नहीं हो, एक बुराई आ जाए तो जिंदगी बर्बाद हो सकती है। यह युधिष्ठिर के कैरेक्टर का संदेश है। शिखंडी, अपमान हो जाता है अंबिका का। विचित्रवीर भीष्म के भाई हैं दूसरी मां से, और उसके विवाह के लिए वो 3 राजकुमारियों का अपहरण करके लाते हैं, अंबा, अंबिका, अंबालिका। और उनमें से 2 तो तैयार हो जाती है विचित्रवीर से विवाह करने के लिए, पर एक तैयार नहीं होती। वो कहती है आपने हमें जीता है स्वयंवर में, आपने हमें मुझे यहां पर लेकर आए हो आप, तो मैं आपसे विवाह करूंगी, आप मुझे किसी और से विवाह करने के लिए विवश नहीं कर सकते। और उसका विवाह नहीं होता है, मर जाती है वो। उसकी चिता की राख में से शिखंडी पैदा होता है और वो अपमान अभी तक इस जन्म में उसकी अपमान की धारा झजक रही है कि मुझे भीष्म ने रिफ्यूज किया क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी। और वो अपमान की, उसका बदला लेने के लिए शिखंडी 10वें दिन युद्ध के, महाभारत युद्ध के 10वें दिन, जब भीष्म तय करते हैं कि मुझे इस युद्ध से बाहर होना चाहिए और उनका प्रण है कि वो स्त्री के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो शिखंडी को बैठाया जाता है कृष्ण की जगह सारथी के रूप में। और क्योंकि पिछले जन्म में वो स्त्री थी, इसलिए उसकी ओर बाण चलाना भीष्म के लिए संभव नहीं है। और इस तरह शील्ड बनाकर अर्जुन भीष्म को मारते हैं। अपमान किसी का मत करो, इतना बुरा अपमान किसी का मत करो कि वो उसके छाती में ज्वाला धधकने लगे बदला लेने की, रिवेंज की, प्रतिशोध की। बहुत भयानक अपमान किसी का हम करते हैं। द्रौपदी के कैरेक्टर में क्या है? 4 शब्द मैंने कल कहा कम्युनिकेशन में, अंधे का पुत्र अंधा। 4 शब्दों ने 39 लाख सैनिक मारे। अपमान किसी का करना, यह अपने जीवन में बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। महाभारत के हर कैरेक्टर में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरी पर्सनल राय यह है कि हमको खुद को पहले सीखना चाहिए और उसके बाद फिर हम अपने ज्ञान की बेसिस पर अपने बच्चों से अच्छी तरह से समझाकर बात कर सकते हैं कि आपको क्यों ये करना चाहिए। मुझे पता नहीं, किसी एक जगह था मैं, और लेडीज बहुत थी प्रोग्राम में, लड़कियां जितनी थी किसी के सर पे बिंदी नहीं थी। और मैंने ऐसे ही पूछ लिया मजाक में कि बिंदी लगाना क्या आउट ऑफ फैशन हो गया अभी? और लड़कियों ने कहा नहीं, कोई नहीं लगाता बिंदी आजकल।
और जब मैंने उनको बिंदी का वैज्ञानिक रहस्य समझाया कि लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, एनर्जी यहाँ तीसरी आंख पे क्रॉस होती है और इसलिए यहाँ पर बिंदी लगाते हैं। और इसलिए बिंदी या तो कुमकुम की हो जो हल्दी से बनती है, जो एंटीसेप्टिक है, फिर या चंदन की हो जो कूलिंग एजेंट है। बिंदी का वैज्ञानिक कारण ये है लगाने का, हम उनको उनकी भाषा में, जिस ढंग से उनको साइंटिफिक लैंग्वेज में समझ में आती है, वैसे यदि हम समझाएंगे, अपने रिचुअल्स, अपनी रूढ़ियां, अपने रिवाज, उसके पीछे का साइंटिफिक फैक्ट हम समझकर उनको समझाएंगे, तब हम वी विल बी ऑन ए साउंड फुटिंग उनको बोलने के लिए कि क्यों ये आवश्यकता है। तो बार बार ये कहता हूं, यदि हमें अपने माहेश्वरी होने का, अपने मारवाड़ी होने का, अपने भारतीय होने का गर्व नहीं है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को जानते नहीं हैं, तो कैसे हम अपनी अगली पीढ़ी को वो गर्व देंगे? कितना महत्वपूर्ण है अपनी संस्कृति को समझना। और अंग्रेजों की वजह से, लॉर्ड मैकॉले की वजह से, उन कहानियों को निकालने की वजह से, पंचतंत्र और हितोपदेश को अपने जीवन में से निकालने की वजह से हम आज इस परिस्थिति में हैं कि हमको अपनी स्वयं की संस्कृति के बारे में पता नहीं। और इसलिए हम अपने बच्चों को साइंटिफिक लैंग्वेज में समझा नहीं सकते कि आपको क्यों ये काम करना चाहिए। आप कहोगे पांव छुओ बड़ों के, और वो पूछेगा क्यों। अब क्यों का यदि आपके पास उत्तर नहीं है तो कैसे उसको कहोगे कि पांव छूना कितना आवश्यक है। पांव छूने से आशीर्वाद मिलता है, वो एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग है। और वो एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग कैसे बड़ों के हाथ से, बच्चों के सिर से उनके जीवन में ट्रांसफर होती है, यदि आप ये साइंटिफिक तरीके से समझा नहीं सकते, देन यू कैन नॉट फोर्स देम टू टच योर फीट। तो ये बात हमको समझनी बहुत आवश्यक है। एक और प्रश्न था, वो लेके फिर आज का विषय थोड़ा सा टच करेंगे। एक प्रश्न मुझे किसी ने पूछा कि हम सोते क्यों हैं और निद्रा में स्वप्न आते हैं, तो क्या उनका कोई अर्थ है? हम सोते क्यों हैं और निद्रा में स्वप्न क्यों आते हैं और उसका क्या अर्थ है? अब यदि आप किसी डॉक्टर से पूछोगे कि हम सोते क्यों हैं, तो साइंटिफिक कारण उसका यही बताएगा कि आपका शरीर थक जाता है और शरीर को रिजुवेनेट करने के लिए, शरीर को फिर से अगले दिन के लिए तैयार करने के लिए, रेस्ट देने के लिए, शरीर को, मन को, दोनों को रेस्ट देने के लिए आपको सोना आवश्यक है। अब ये साइंटिफिक कारण है, पर मेरी समझ में ये अधूरा कारण है, इसलिए मैं आपको उसका लॉजिकल रीजन देता हूं। शरीर थकता क्यों है? शरीर थकता इसलिए क्योंकि आप दिन भर में जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके मसल्स, शरीर के मसल्स लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं, और लैक्टिक एसिड जब काफी मात्रा में रिलीज हो जाए तो मसल्स फिर उसके बाद काम करना बंद कर देंगे, उनको फिर आराम की आवश्यकता होगी, आपको उसको रेस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप ये हाथ ऐसे 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 एक्सरसाइज करोगे तो 300, 400, 500 बार करने के बाद इतना लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाएगा यहाँ पर कि आपका ये हाथ काम करना बंद कर देगा, आपको उसको आराम देना ही पड़ेगा। तो मसल्स लैक्टिक एसिड रिलीज करते हैं एक्सरसाइज पर, और इसलिए आप थकते हो, फटीग आती है, और इसलिए शरीर को विश्राम देना आवश्यक हो जाता है। पर एक मसल आपके शरीर में ऐसी है जो एक्सरसाइज करने पर भी लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं करती, और वो मसल है आपके हार्ट की मसल। आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हार्ट निरंतर ब्लड पंप करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, और इतने एक्सरसाइज के बाद भी कभी हार्ट की मसल लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं करती, क्योंकि यदि वो लैक्टिक एसिड रिलीज कर दे और काम करना बंद कर दे तो आपका तो राम नाम सत्य हो गया। तो इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का मेरे लिए आध्यात्मिक अर्थ यह है कि ईश्वर के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ऐसी मसल बनाने की टेक्नोलॉजी थी जो एक्सरसाइज के बाद भी लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं करे, और वो चाहता तो आपके शरीर की हर मसल उसी टेक्नोलॉजी से बना सकता था कि आप चाहे जितना रात दिन एक्सरसाइज करो और आप थको नहीं और आपको नींद की जरूरत नहीं पड़े। ऐसा हो सकता था,
पर ईश्वर ने ऐसा किया नहीं, उसने केवल एक मसल बनाई जो लैक्टिक एसिड रिलीज करती है, बाकी सारे मसल्स ऐसे हैं जो लैक्टिक एसिड रिलीज नहीं करते, थक जाते हैं और इसलिए आपको सोना पड़ता है। इसीलिए रात और दिन बनाए उसने कि रात में आपको दिखाई नहीं दे और आप सो जाओ। अब तो हमने फिर रातों को भी दिन में कन्वर्ट कर लिया है बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज करके, वो अलग बात है। पर ईश्वर का प्रावधान यह है कि आप थक जाओ और सो जाओ। क्यों? क्योंकि निद्रा में आप अपने मन की, अपनी चेतना की गहराइयों में जा रहे हो और वहां पर दिन भर का आपका जो कार्मिक डेटा है, दिन भर आपने जो चॉइसेस किए हैं, वो सारा कार्मिक डेटा आपका सुपर कंप्यूटर में अपलोड हो रहा है। क्योंकि निद्रा में, गहरी नींद में आप 0.5 साइकिल्स तक जाते हो और 0 पर ब्रह्मांड है, 0 पर ईश्वर है। तो वहां जो संवाद हो रहा है आपका, वो आपके सारी कार्मिक डेटा सुपर कंप्यूटर में अपलोड हो रही है। ये निद्रा का पर्पस है। वहां जो अर्ली मॉर्निंग के, गहरी नींद के स्वप्न है, वो आपको डिवाइन सिग्नल्स हैं। उसकी लैंग्वेज अलग है, उसका लॉजिक अलग है, उसका लॉजिक अलग है। ऐसा नहीं है कि स्वप्न में आपने अपनी मृत्यु देख ली तो आप मर जाओगे अगले दिन। स्वप्न में मृत्यु देखना तो लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स के हिसाब से आपकी उम्र लंबी होनी है। इसके ऊपर पूरी एक पुस्तक लिखी है सिगमंड फ्रॉइड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स के नाम से। तो लाइट स्लीप के ड्रीम्स अलग हैं। जो स्वप्नावस्था के ड्रीम्स हैं वो आपके सबकॉन्शियस थॉट्स की इंटरप्ले है, जो आपके अवचेतन मन में एक्सपीरियंसेस और प्रोग्राम्स बने हुए हैं, उसका प्ले है वो, और वो उसका लॉजिक अलग है। पर जो बहुत गहरी नींद के, अर्ली मॉर्निंग के, सुबह सवेरे के जो सपने हैं, उसका जो लॉजिक है वो एक अलग लॉजिक है, वो डिवाइन सिग्नल्स हैं। और उस गहरी नींद में बहुत से इन्वेंशंस हुए हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, रिलैक्स स्टेट में बैठा था आर्किमिडीज, और वहां उसको जैसे ही वो प्रिंसिपल अंदर से इंट्यूटिवली उसको आया, यूरेका करके भागा और नग्न सड़कों पर ग्रीस की। बेंजीन मॉलिक्यूल का इन्वेंशन गहरी नींद में हुआ है। बेंजीन से पहले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स थे वो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रक्चर्स थे। बेंजीन पहला ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका सर्कुलर स्ट्रक्चर है, और वो साइंटिस्ट बहुत कोशिश कर रहा था C6H6 का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिजाइन करने की, समझ में उसको नहीं आ रहा था। और उसको स्वप्न में उसने देखा कि 6 आदिवासी इस तरफ और 6 आदिवासी इस तरफ, 12 आदिवासी सर्कल बनाकर कुछ गेम खेल रहे हैं, ऑल्टरनेट, ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, और सर्कल बनाकर। और जब वो निद्रा में से उठा तो एकाएक उसको ध्यान आया कि ये सर्कुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए बेंजीन का। सुइंग मशीन की नीडल, स्वप्न में उसका इन्वेंशन हुआ। नीडल में होल पीछे होता है ना, तो पीछे होल रखकर आप मशीन में सिलाई नहीं कर सकते। तो सुइंग मशीन तो बन गई, मोटर तो बन गई, मशीन बन गई, पर सुई में कैसे उसको डाला जाए, कैसी सुई बनाई जाए, उसके लिए ये वो साइंटिस्ट कर रहा था कोशिश, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बनाऊं। और उसने स्वप्न में देखा कि 2 योद्धा एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भालों की लड़ाई चल रही है, और भाले के सामने कुछ होल है, भाले के सामने कुछ सुराख है, और वो दोनों उस भाले से लड़ रहे हैं। और जब वो नींद में से उठा तो उसको वो सुराख याद आया। उसने कहा कि सुइंग मशीन के सामने होल करना पड़ेगा, तब सिलाई होगी। और सामने की नोक के पास होल बनाया, तब वो सुइंग मशीन नीडल इन्वेंट हुई। बहुत सी ऐसी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए स्पाइरल का उस साइंटिस्ट में स्वप्न में देखा कि 2 सांप एक दूसरे से लिपटे हुए ऐसे, और तब उसने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का उसने इन्वेंट किया। तो गहरी नींद की जो स्वप्न है वो डिवाइन सिग्नल्स हैं, पर लैंग्वेज अलग है, लॉजिक अलग है, आपको उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। जो हल्की नींद के स्वप्न है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्राम्स, उनके थॉट्स की वजह से वो अलग सिग्नल्स हैं। तो ये निद्रा और स्वप्न का साइंस है। चलिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मॉडल मैं आपको इंटरपर्सनल स्किल्स का दे दूं। ये मॉडल है हैंडलिंग डिफिकल्ट पीपल। हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में कुछ लोग, हमारे कंपनी में, हमारे काम करने की जगह पर या परिवार में भी कुछ लोग होते हैं जो बहुत मुश्किल प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत कठिन उनकी पर्सनालिटी, उनके साथ गेटिंग अलोंग विद देम
बहुत आसानी से नहीं उनके साथ संबंध बनाया जा सकता। ऐसे कठिन डिफिकल्ट लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, इंटरपर्सनल स्किल्स का इसका एक बहुत सुंदर मॉडल है, और इस मॉडल का नाम है 5R टेक्निक। 5R टेक्निक। तो 5 R हैं, R अंग्रेजी का जो अक्षर है उससे 5 शब्द दिए हुए हैं, वो डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने की बड़ी सुंदर टेक्निक है। तो पहला R है रैपो, रैपो बिल्डिंग। रैपो बिल्डिंग मतलब सामंजस्य बिठाना, मेल जोल बढ़ाना, उनके साथ इंटीमेसी बढ़ाना, ये पहला R है रैपो बिल्डिंग। दूसरा R है रिकॉग्नाइजिंग ब्लाइंड स्पॉट्स, रिकॉग्नाइज द ब्लाइंड स्पॉट्स। तीसरा R है रीथिंक, रीथिंक। चौथा R है रीट्रेन, रीट्रेन। और पांचवा R है रीलुक, रीलुक। ये 5 R का मॉडल है, ये टेक्निक है डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने के लिए। आप डिफिकल्ट लोगों को उनके साथ रैपो बनाकर ही हैंडल कर सकते हो। रैपो बिल्डिंग एकमात्र तरीका है डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने का। अब रैपो कैसे बनाया? आदमी बहुत डिफिकल्ट है तो रैपो कैसे बनाए? तो रैपो बिल्डिंग का जो मॉडल है उसमें 3 स्टेप्स हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि किसी के साथ रैपो बनाना है तो आपको ये 3 बातें करनी चाहिए, और ये 3 स्टेप्स क्या हैं? ब्रेन मैच, बॉडी मैच, वॉइस मैच। ब्रेन मैच, बॉडी मैच और वॉइस मैच। ब्रेन मैच मतलब क्या है कि आपकी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच होनी चाहिए, उनकी थिंकिंग के साथ हमारी थिंकिंग को मैच करना चाहिए, ब्रेन मैच। बॉडी मैच मतलब उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, यदि आप उनसे बैठ के बात कर रहे हो और वो पांव पे पांव रखकर क्रॉस लेग रिलैक्स पोस्चर में बैठे हो और आप बिल्कुल तने हुए उनके सामने खड़े हो, तो ये बॉडी मैच नहीं है। आपको भी पैर पे पैर रखकर अप्रोक्सीमेट बॉडी का स्ट्रक्चर, बॉडी का पोज आपका उनका मैच होना चाहिए रफली। और वॉइस मैच, यदि आदमी धीमे बात करने वाला है तो आप भी धीमी आवाज में बात करो। आदमी सामने वाला डिफिकल्ट पर्सन किस तरह से बात करता है, आपका भी बातचीत का लहजा, स्टाइल रफली वैसा ही होना चाहिए। तो ब्रेन मैच, बॉडी मैच, वॉइस मैच, ये 3 बातें। अब ब्रेन मैच कैसे करेंगे? ब्रेन मैच में भी 3 स्टेप्स हैं। ब्रेन मैच में 3 स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है मिररिंग। मिरर, मिरर मतलब दर्पण। मिररिंग, मिरर के आगे आईएनजी लगाना है, मिररिंग। दूसरा स्टेप है पेसिंग, PACING, पेसिंग। और तीसरा स्टेप है लीडिंग, LEADING। तो मिररिंग, पेसिंग और लीडिंग, ये ब्रेन मैच करने का तरीका है। मिररिंग का अर्थ क्या है? आपकी थिंकिंग उनकी थिंकिंग को मिरर करनी चाहिए, आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को मिरर करनी चाहिए। वो व्यक्ति आपको देखे तो उसे लगे जैसे दर्पण में वो स्वयं को देख रहा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। उसकी पर्सनैलिटी मिरर होनी चाहिए आपकी पर्सनैलिटी में, तब उसके साथ रैपो बन सकता है। मिररिंग में रैपो आरंभ होगा, पर वहां छोड़ना नहीं है। पेसिंग मतलब कुछ दूर उसके साथ वैसे ही चलना है, उस एनर्जी में चलना है। एक बार मिररिंग करके छोड़ देना नहीं है। मिररिंग करने के बाद कुछ समय तक मिररिंग उसके साथ कंटिन्यू करनी है, ये पेसिंग है। तो वो जो रैपो बना है मिररिंग में, वो रैपो डीपन होगा, वो गहरा होगा पेसिंग में उसके साथ। और एक बार गहरा रैपो बन जाए उस व्यक्ति के साथ, फिर लीडिंग, फिर आप उसको जिस दिशा में चाहो उस दिशा में साथ में अपने ले जा सकते हैं। ये रैपो बिल्डिंग तरीका है, ढंग है डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने का। और 3 इसके स्टेप्स ये हैं, ब्रेन मैच, बॉडी मैच, वॉइस मैच। और ब्रेन मैच के 3 स्टेप्स हैं, मिररिंग, पेसिंग और लीडिंग। अब ये कॉन्सेप्चुअली मैंने समझा दिया, पर एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको और आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। एक बहुत सुंदर घटना है मेरे गुरुजी के जीवन की। एक बार मेरे गुरुजी बेंगलोर में लेक्चर दे रहे थे कठोपनिषद पे। अब सारे उपनिषदों में कठोपनिषद बहुत कठिन उपनिषद है। कठोपनिषद नचिकेतस और यम के बीच में डायलॉग है, और सब्जेक्ट उसका है डेथ, मृत्यु पर डायलॉग है। तो इसलिए बहुत कठिन उपनिषद है, पर वो मेरे गुरुजी के पास गुण है कि कठिन से कठिन सब्जेक्ट को बहुत सुंदर शब्दों में बहुत आसानी से वो समझा देते हैं। तो उस स्पीच में कठोपनिषद के बारे में समझा रहे थे,
और 700-800 लोग बैठे थे और बहुत अच्छा लगा सबको। उसमें एक कॉलेज का प्रिंसिपल भी था। तो कॉलेज का प्रिंसिपल स्पीच के बाद उठ के आया मेरे गुरुजी के पास और उसने कहा कि सर, आपने जो अभी कठोपनिषद समझाया है इस भाषा में, मैंने लाइफ में पहली बार सुना ऐसा सुंदर इसका एक्सप्लेनेशन। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे कॉलेज में आए और हमारे कॉलेज के बच्चों को भी आप लेक्चर दें। तो मेरे गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं आऊंगा, आप बताइए कब आना है। तो वो डेट टाइम वगैरह फिक्स हो गया और वो कॉलेज था कोलार गोल्डफील्ड में, KGF में। और उस दिन फिर गुरुजी मेरे गए कोलार गोल्डफील्ड ड्राइव करते हुए और रास्ते में एकाएक ध्यान आया, यार इस प्रिंसिपल ने सब्जेक्ट तो बताया ही नहीं है कि किस विषय पे मुझे बात करनी है। तो पहुंचे वो कॉलेज और प्रिंसिपल से मिलते ही सबसे पहला प्रश्न किया कि भैया सब्जेक्ट क्या चुना है आपने मेरे लेक्चर के लिए। और प्रिंसिपल ने कहा सर वही आप उस दिन जो सब्जेक्ट पे बोल रहे थे कठोपनिषद पे, बहुत अच्छा लेक्चर था, तो आप यहाँ भी कठोपनिषद पे बोलिए। मेरे गुरुजी ने कहा भैया वहां पे ऑडियंस अलग थी, रिटायर्ड लोग थे, उनको मैं मृत्यु के बारे में बोल रहा था, पर यहाँ तो बच्चों की जिंदगी अभी शुरू नहीं हुई है। ये जीन्स टी शर्ट 18, 20, 15, 19, 20 साल 22 साल के बच्चे, इनको मैं डेथ के बारे में क्या लेक्चर है, ये विषय सही नहीं है इनके लिए, आपको कोई दूसरा विषय चुनना चाहिए था। प्रिंसिपल ने कहा पर सर स्वामी जी मैंने तो अनाउंस कर दिया है ये स्पीच का ये विषय होगा और वहां पर नोटिस बोर्ड पर सब लगा हुआ है ये सारा डिटेल। अब स्वामी जी को लगा कि ये तो बड़ी मुश्किल होगी, यंग स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, और उनको आप कठोपनिषद के बारे में, डेथ के बारे में बोलो, अब क्या इस विषय पर उनको बोलेंगे और क्या उनका इंटरेस्ट होगा इस विषय पर चलो अब जो हो गया हो गया। तो प्रिंसिपल ले गया उनको और ऑडिटोरियम में, जब वो जा रहे थे ऑडिटोरियम में बीच में से आयल में से जा रहे थे और दोनों तरफ वो देख रहे हैं कि बस बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियां बैठे हैं और बहुत ध्यान से इनको देख रहे हैं कि ये कौन है, ऑरेंज कपड़ों में दाढ़ी वाला बाबा हमको कुछ बताने के लिए आया है कठोपनिषद के बारे में। तो उनके हाथ चेहरों पर बड़ी शरारती मुस्कानें हैं, हाथ में पेपर रॉकेट्स हैं और एक दो टमाटर भी यहाँ वहां दिखे किसी के हाथ में। तो स्वामी जी समझ गए कि अब ये मैं स्टेज पे जाऊंगा और लेक्चर शुरू करूंगा तो जो स्वागत होगा, जो सत्कार होगा, वो अच्छा ही होने वाला है। तो चले गए स्टेज के ऊपर स्वामी जी और फिर प्रिंसिपल ने उनका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ दिया और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद में माइक दे दिया कि स्वामी जी बोलो अब आप। स्वामी जी ने माइक हाथ में लिया, बच्चों को देखा एक बार और उनको समझ में आ गया कि एक शब्द उनके मुंह से निकला और उसके बाद जो स्वागत सत्कार शुरू होगा तो फिर ये कठोपनिषद वगैरह सब धरा रह जाएगा। स्वामी जी ने बच्चों को देखा, मुस्कुराए उनकी तरफ एक बार और मुस्कुराकर उन्होंने उस समय का बड़ा हिट रोमांटिक कन्नड़ा गीत एक गाना शुरू कर दिया। अब मुझे कन्नड़ा आती नहीं है, वो अल्ली होगू इल्ली होगू कुछ उस समय का गीत था कि उधर मत देखो, इधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, हीरोइन कह रही है हीरो को, डोंट लुक दैट साइड, डोंट लुक दिस साइड, लुक एट मी, ऐसा कुछ उसका लिरिक्स है। उन्होंने गीत गाना शुरू कर दिया, कन्नड़ रोमांटिक गीत, बड़ा हिट गीत। बच्चों को आश्चर्य हुआ कि कठोपनिषद पे कुछ बोलने वाले थे, स्वामी जी हैं, ऑरेंज कपड़े पहन के आए हैं, दाढ़ी वाले हैं, रोमांटिक फिल्म सॉन्ग गा रहे हैं। उनको आश्चर्य, उनकी समझ में कुछ नहीं आया, वो देवर शॉक्ड। तो एक गीत की 2-3 लाइन उन्होंने गाई और बच्चे स्तब्ध हो गए कि ये क्या हो रहा है। और उसके बाद वो रुके और फिर एक दो बच्चों को विश किया जो उनकी तरफ देख रहे थे और मुस्कुराते मुस्कुराते एक दूसरा गीत शुरू कर दिया, पहले वाले गीत से भी ज्यादा रोमांटिक। बच्चों की तो आंखें फटने को आ गई कि हो क्या रहा है, कठोपनिषद की बात हो रही थी और ये तो गीत गा रहे हैं, रोमांटिक फिल्म सॉन्ग गा रहे हैं, कन्नड़ा फिल्म सॉन्ग गा रहे हैं, रोमांटिक फिल्म सॉन्ग गा रहे हैं स्वामी जी। उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तीसरा गीत गाना शुरू किया। तीसरे गीत में तो बच्चे मुस्कुराने लगे कि अरे ये तो अवर टाइप ऑफ स्वामी जी, हमारे जैसे स्वामी जी हैं, इनको पता है हमको क्या चाहिए। उन्होंने तीसरा गीत गाया, फिर चौथा गीत गाया, सीटियां मारने लगे बच्चे सीटों पर से, और पांचवा गीत गाया तो वो तो खड़े खड़े डांस करने लगे बच्चे अपनी आइल्स में। और पांचवें गीत की जो लिरिक्स थी, उन लिरिक्स में से स्वामी जी ने उसके बाद एक शब्द निकाला, उस शब्द का अर्थ समझाने लगे और उस शब्द के अर्थ से धीरे धीरे समझाते वो उनको कठोपनिषद में ले गए
उसके बाद 45 मिनट बच्चों ने पिन ड्रॉप साइलेंस कठोपनिषद सुना। इस पूरी कहानी में क्या किया मेरे गुरुजी ने? उन्होंने बच्चों से रैपो बनाया। उनको कठोपनिषद में इंटरेस्ट नहीं है और इनको कठोपनिषद बोलना है, तो क्या करें? उन्होंने शुरू किया कन्नड़ा रोमांटिक फिल्म सॉन्ग से। ये मिररिंग है, बच्चों का जो टेस्ट है उसी को उन्होंने वहां से शुरू किया। मिररिंग हो गई, बच्चों को समझ में आया अवर टाइप ऑफ स्वामी जी। फिर दूसरा गीत, तीसरा गीत, चौथा गीत, पांचवा गीत, ये पेसिंग है। रैपो गहरा हो गया, उसके बाद लीडिंग, फिर उसके बाद कठोपनिषद शुरू हो गया। उसी पांचवें गीत के लिरिक्स में से एक शब्द लेकर उसकी व्याख्या करते हुए उस शब्द की 45 मिनट फिर कठोपनिषद। अब बच्चों को कठोपनिषद नहीं सुनना है, इनको कठोपनिषद ही सुनाना है। तो रैपो बिल्ड किया, मिररिंग की, पेसिंग की और उसके बाद लीडिंग की। उनको कठोपनिषद पसंद नहीं है, पर उनको ये बोलने वाला पसंद है, तो इसलिए इस वक्ता से वो कठोपनिषद भी सुनेंगे। दिस इज व्हाट इज रैपो बिल्डिंग। यदि आपने वो फिल्म देखी है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें एक सीन है रैपो बिल्डिंग का। वो हीरोइन का जो बाप है, खड़ूस है, वो अमरीश पुरी, टिपिकल खड़ूस किसान है, और जो हीरो है उसको अपने होने वाले ससुर को पटाना है। ये तो लेट नाइट पार्टी वाला है, सुबह लेट उठता है, जीन्स टी शर्ट, उस टाइप का हैप्पी गो लकी टाइप का लड़का है, और वो बहुत संस्कारी, बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का अमरीश पुरी है उस रोल में, ससुर के रोल में। तो ये उसको स्टडी करता है, फिल्म का हीरो स्टडी करता है कि वो क्या करने और उसकी दिनचर्या क्या है। और वो देखता है कि रोज प्रतिदिन सुबह उठकर वो खेत में जाता है और वहां कबूतरों को वो दाना डालता है। आओ 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 आओ, वो रोज सुबह कबूतरों को दाना डालता है, धोती और सिल्क का कुर्ता पहन। तो एक दिन सुबह ये भी जल्दी उठता है, नहाता है, धोती पहनता है, कुर्ता पहनता है सिल्क का, और उसी खेत में जाकर उसके बगल में खड़े रहकर आओ आओ आओ। ये क्या है? ये परफेक्ट केस ऑफ रैपो बिल्डिंग है। ब्रेन मैच, वॉइस मैच, बॉडी मैच, ड्रेस मैच, ऑल मैच, ये रैपो बिल्डिंग है। और ये अपने घरों में भी रोज होती है, दादी माँ रोज करती है ये। आप दादी देखो, पोते को खाना खिला रही है, उसको खाना नहीं है और इसको खिलाना है। अब ये ठूस रही है उसके मुंह में, वो मुंह खोलता नहीं है, इसको खिलाना है, उसको खाना नहीं है। अब दोनों में टसल चल रही है। दादी एकदम से गेयर बदलती है, तो क्या कहती है, देख वहां पर वृक्ष पर क्या है, झाड़ पर क्या है। अब उस झाड़ पर क्या है, उसमें उसको पोते को इंटरेस्ट है। वो बोलता है झाड़ पर कौवा है, और कौवा क्या करता है, वो मुंह खोलता है, कांव करता है, और कांव करते हुए उसके मुंह में इडली ठूस देती है। ये क्या है? ये रैपो बिल्डिंग। वृक्ष पर क्या है, ये मिररिंग है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट है वृक्ष पर जो बैठा है उसमें। वो क्या करता है, कैसे कौवा बोलता है, ये पेसिंग है। वो मुंह खोलता है पेसिंग में, और फिर जैसे ही मुंह खोलता है लीडिंग, वो इडली उसके मुंह में डाल दी। तो ये रैपो बिल्डिंग का फर्स्ट आर का प्रिंसिपल है, रैपो बिल्डिंग, मिररिंग, पेसिंग, लीडिंग। ये ब्रेन मैच है। और इसी तरह से बॉडी मैच, इसी तरह से वॉइस मैच, दिस इज रैपो बिल्डिंग। डिफिकल्ट लोगों को हैंडल करने का ये तरीका है। और उसमें ये करते समय आपको थोड़ी उनकी साइकोलॉजी भी स्टडी करनी पड़ती है। वो सेकेंड आर है, रिकॉग्नाइजिंग द ब्लाइंड स्पॉट। रिकॉग्नाइजिंग द ब्लाइंड स्पॉट का क्या अर्थ है? आपको जिसके साथ रैपो बनाना है उसको स्टडी करिए पहले थोड़ा, कि उसको क्या बहुत पसंद है और क्या बिल्कुल पसंद नहीं है। जो एरिया मनुष्य के जीवन में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा पसंद है, इंटेंसली आप लाइक करते हो, और वो एरियाज जो आपको इंटेंसली पसंद नहीं है, हेट करते हो आप, ये दोनों एरियाज में मनुष्य नॉर्मल नहीं रहता है। जो आपको बहुत पसंद है उसमें आप बहुत सॉफ्ट रहते हो जीवन के उस क्षेत्र में, और जो आपको बिल्कुल नापसंद है वो
आप बहुत रिजिड रहते हो। ये ब्लाइंड स्पॉट्स है मनुष्य की साइकोलॉजी के, जो हमको बहुत पसंद है ये पॉजिटिव ब्लाइंड स्पॉट है, हम नॉर्मल से सॉफ्ट रहते हैं इस एरिया में। और जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है ये नॉर्मल से ज्यादा रिजिड ब्लाइंड स्पॉट है, हम इस एरिया में बहुत सख्त रहते हैं। तो जिस व्यक्ति से आपको रैपो बनाना हो उसका थोड़ा साइकोलॉजिकल डायमेंशन स्टडी करना चाहिए। और आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में कौन क्या मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, कौन किसको रिजेक्ट कर रहा है, कौन किसको एक्सेप्ट कर रहा है फेसबुक पर, ये सब समझ में आपको स्टडी करना आजकल बहुत मुश्किल नहीं है। प्राइवेसी इज एट ए प्रीमियम दीस डेज, तो आप इजीली स्टडी कर सकते हो किसी को भी। तो जो पॉजिटिव ब्लाइंड स्पॉट है आपको उस दिशा में प्रयास करना चाहिए रैपो बनाने के लिए, और नेगेटिव ब्लाइंड स्पॉट्स को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अब मान लो कि आप जिससे रैपो बनाना चाहते हो डिफिकल्ट व्यक्ति से, वो उसका फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है और आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है। अभी आप विराट की महानताएं उसके सामने बखान करोगे तो आपका रैपो उसके साथ बनने वाला नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा, अगर पता है कि वो सचिन का फैन है तो आपको सचिन को थोड़ा रिसर्च करना है कि क्या क्या उसके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड्स हैं, उसने कितने मैचेस खेले हैं, सेंचुरीज कितनी है, वो क्या है, ये क्या है, सारा कुछ रेयर रिकॉर्ड्स निकालो ना उसके, जो आपके डिफिकल्ट पर्सन को भी पता नहीं है, और बोलो क्या सचिन सर महान व्यक्ति, पहला प्लेयर है टेस्ट क्रिकेट में जिसने 6 बार सेंचुरी सिक्सर से बनाई, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी उसको भी पता नहीं है कि ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सचिन का, तो वो और इंटरेस्ट लेगा, अच्छा ये भी है उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैं तो समझ रहा था कि सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा सेंचुरी यही है। नहीं सर, 6 बार उसने 100 अपना सिक्सर से बनाया ना। आपकी कहानी वहां शुरू हो गई उसके साथ गाड़ी, आपका रैपो शुरू हो गया, आपने उसको ऐसी जगह पे एड्रेस किया है जहां वो थोड़ा सॉफ्ट है नॉर्मल से, तो आपकी वहां से उससे लिंक शुरू हो जाती है। अभी आप मन में ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको मैनिपुलेट करने के बारे में बता रहा हूं कि किसी को कैसे मैनिपुलेट करना है। नहीं, मैं मैनिपुलेट करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जेन्युइनली आपको पोज नहीं करना है, फेकिंग नहीं करना है कि सचिन में आपको इंटरेस्ट है। अगर वो व्यक्ति सचिन में कोई महानता देखता है और आपके पास वो आंखें नहीं है जिससे आप में सचिन की महानता आपको दिखे, तो वो आंखें डेवलप करो जिससे सचिन की महानता आपको दिखे। जेन्युइन इंटरेस्ट लो ना, और जेन्युइनली यदि आप सचिन की महानता देखने में सफल हो जाते हो तो फिर यहां रैपो बन जाता है आपका। पोजिंग नहीं है, फेकिंग नहीं है, जेन्युइन। किसी को मान लो क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है और आपको जैज म्यूजिक, आप वेस्टर्न म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो। अब जब तक आप क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे तब तक आप उससे किस विषय पे बात कर सकते हो। आज तक आपके पास वो कान नहीं है जो सुन सके कि क्लासिकल म्यूजिक कितना सुंदर है, तो ऐसे कान डेवलप करो ना, ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करो कि क्लासिकल म्यूजिक में क्या खासियत है, उसमें क्या सब अच्छाइयां हैं। और जब उसमें आप टेस्ट डेवलप करोगे तब आपके पास वो विषय होगा जिस पर बैठकर आप उस व्यक्ति के साथ आत्मीयता से बात कर सकते हो, उसके साथ रैपो बना सकते हो। ये जेन्युइनली करना है, पोज नहीं करना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो रिकॉग्नाइज द ब्लाइंड स्पॉट्स, यूज द पॉजिटिव ब्लाइंड। नेगेटिव ब्लाइंड स्पॉट भी होते हैं। आप बीजेपी सपोर्टर हो, वो कांग्रेस सपोर्टर है, अरे ये वर्षों की आदमी की डेवलप की हुई लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। अब आप इस पे बहस करोगे उसके साथ कि बीजेपी कितनी अच्छी पार्टी है, कांग्रेस कितनी खराब पार्टी है, तो 2 मिनट में आपको बाहर निकाल देगा। आपको क्या करना है, उसका माइंड चेंज करके। व्यक्ति को जब माइंड चेंज होना है तो खुद ही होगा। आपको ऐसा विषय अवॉइड करना है जिससे आपका रैपो भंग हो, और आपको ऐसे विषय में ही इंटरेस्ट डेवलप करना है जिससे आप उसके पॉजिटिव ब्लाइंड स्पॉट को यूज कर सको ठीक से। तो ये रिकॉग्नाइजिंग द ब्लाइंड स्पॉट है। तीसरा है रीथिंक। आप एक व्यक्ति से रैपो बनाना चाह रहे हो, आपने मान लो कोशिश भी की और कोशिश सफल नहीं हो रही है, रैपो नहीं बन पा रहा है, आपको उस व्यक्ति से लिंक नहीं बन पा रहा है, तब आप सोचो ना एक बार कि क्या मैं कुछ और तरीका यूज कर सकता हूं। हो सकता है सचिन से बात नहीं बने तो शायद उसका दूसरा इंटरेस्ट क्लासिकल म्यूजिक है, या उसका तीसरा इंटरेस्ट फुटबॉल है। तो आपको
रीथिंक करना चाहिए कि और कौन से तरीके से इस व्यक्ति से रैपो बन सकता है, और इसके लिए थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आवश्यक है। सोचने का हमारा माइंड का सेट हो जाता है कि एक ही तरीके से हम सोचते रहते हैं। हमको माइंड में विभिन्न तरीके से एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोचने का हमें मादा होना चाहिए, हमें वो खूबी होनी चाहिए। कल ही मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत से प्लेन्स एंटी एयरक्राफ्ट गन्स उनको शूट करती थी दुश्मन के इलाके में, तो बहुत से प्लेन्स नष्ट हो जाते थे, और हजारों करोड़ का एक एक प्लेन होता है, फाइटर प्लेन, और बहुत नुकसान हो रहा था लोगों का। तो कई गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया कि हमको प्लेन्स पर कुछ शील्ड लगाना चाहिए जो गन्स को झेल सके, जिससे प्लेन की क्षति नहीं। तो जो प्लेन्स बच के आ गए थे उनकी स्टडी की उन्होंने, और उसके ऊपर स्टडी किया तो उनको पता चला कि टेल के आसपास, उसकी दुम जो पिछला हिस्सा जो होता है प्लेन का, वहां पर 1.93 बुलेट के मार्क्स थे पर स्क्वायर फुट। उन्होंने पिछला हिस्सा लिया और पर स्क्वायर फुट कितनी बुलेट्स लगी हैं ये सारी प्लेन्स को मिलाकर कैलकुलेट किया, तो पर स्क्वायर फुट 1.93 बुलेट के मार्क्स थे। इंजन के पास वाला हिस्सा देखा तो 1.1 पर स्क्वायर फुट बुलेट मार्क्स थे। तो निष्कर्ष निकला कि हमको जो भी एंटी शील्ड लगाएंगे, बहुत ज्यादा वजन तो लगा नहीं सकते प्लेन में, 2-4 फाइटर प्लेन है तो उसका बहुत ज्यादा वजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो 2-4 किलो का ही शील्ड है, तो कहां पर लगाना है और किस साइज का लगाना है ये समस्या थी। इसलिए उन्होंने स्टडी किया ये सब। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हमको टेल वाले हिस्से में वो शील्ड लगानी पड़ेगी क्योंकि ज्यादा बुलेट्स यहां पर लग रही हैं। और एक साइंटिस्ट ने कहा कि ये डिसीजन गलत होगा, हमको इंजन वाले हिस्से में ही शील्ड लगानी पड़ेगी एंटी एयरक्राफ्ट गन के अगेंस्ट। और उससे पूछा दूसरों ने कि ऐसा क्यों, और उसका उत्तर यह था कि आप उन प्लेन्स को स्टडी कर रहे हो जो लड़ाई से बच के आ गए हैं आपके पास, और उनकी गोलियों के घाव आप गिन रहे हो। जिनको इंजन के पास गोलियां लगी हैं वो तो आए ही नहीं, नष्ट हो गए प्लेन। वो आप बचे हुए प्लेन्स की गिनती कर रहे हो। आपको इंजन के पास शील्ड लगाना पड़ेगा। और फिर उसने उदाहरण भी दिया कि आप अस्पताल में जाओगे और घायल सैनिकों को देखोगे कि इनको गोलियां कहां लगी है, कि तो उनके अधिकतर आपको पैरों में लगी हुई दिखेंगी गोलियां उनकी, पर छाती में गोलियां अधिक लगती हैं और वो सैनिक वापिस ही नहीं आते, अस्पताल नहीं आते, वो तो मुर्दा घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि छाती पे लगी हुई गोलियां आपको अस्पतालों में नहीं दिखेंगी, यहां पांव पे लगी हुई गोलियां दिखेंगी। तो आप इसको शील्ड पांव पे पहनाओगे, पर यहां सैनिक मरते हैं छाती पे गोलियां लगने से। और ऐसे ही जो प्लेन वापिस आए हैं उनके टेल्स में आपको ज्यादा गोलियां लगी हुई दिख रही हैं, और जो नहीं आए वो सब इंजन में गोलियां खा के मरे हैं, वो नष्ट हुए हैं वहां पर। तो इसलिए इंजन के पास ये रीथिंक है। किसी भी समस्या पर, किसी भी प्रॉब्लम पर नए तरीके से सोचने का ये ढंग है, ये रीथिंक। तीसरा आर है। चौथा आर है रीट्रेन। रीट्रेन का मतलब यदि आपको लगा कि क्लासिकल म्यूजिक में उसका इंटरेस्ट है, तो आपको अपने आप को थोड़ा बहुत ट्रेन करना पड़ेगा क्लासिकल म्यूजिक में, उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। कितने प्रकार के राग होते हैं, क्या क्या प्रकार के वाद्य यूज होते हैं, कितनी सिम्फनीज है, क्या किस टाइप का वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक क्या है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक क्या है, कर्नाटक क्या है और हिंदुस्तानी क्या है, ये आप थोड़ा ज्ञान जब तक आप में पता नहीं होगा इस बात का, तब तक आप उससे बात ही कैसे शुरू करोगे। ये रीट्रेन है। और अंतिम आर है रीलुक। रीलुक मतलब जो भी कर रहे हो रुको और देखो कि उसका रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो सेम चीज किसी और ढंग से करो, शायद उस ढंग से करने में रिजल्ट मिल जाए। सचिन तेंदुलकर सामने, आपको पता है कि उसका फेवरेट प्लेयर है, आप सचिन के बारे में बात कर रहे हो और उसके रिकॉर्ड्स गिना रहे हो और पर काम नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि उसको सचिन का क्रिकेट उसके लिए इतना इंप्रेसिव नहीं है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जितना सचिन की पर्सनालिटी, कि मिडिल क्लास लड़का है, इतनी सफलता हासिल करने के बाद भी इतना आज्ञाकारी बेटा है अपने पिता का, अपने माता का, शायद उसको वो पसंद है सचिन के बारे में। तो आप सचिन को तो यूज कर रहे हो, पर उसकी क्रिकेट उसका इंटरेस्टिंग एरिया नहीं है। रीलुक में भी कोई और ढंग से इसी बात को किसी और ढंग से बोला जाए
तो उसका असर हो सकता है। ये रीलुक है, क्योंकि एक इंसैनिटी की डेफिनेशन ये है कि यू डू द सेम थिंग विच यू हैव बीन डूइंग एंड यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट। आप वही करोगे जो आज तक करते रहे हो और किसी और परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हो, ये पागलपन है। यदि आप जो कर रहे हो उसका असर नहीं दिख रहा है, उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, तो सेम चीज को दूसरे ढंग से कर परिणाम कुछ और आ सकता है। ये रीलुक है, पांचवा आर। तो रैपो बिल्डिंग, रिकॉग्नाइजिंग द ब्लाइंड स्पॉट्स, रीथिंक, रीट्रेन और रीलुक, ये 5 आर हैं। किसी भी डिफिकल्ट व्यक्ति को आप इस ढंग से हैंडल करो और जेन्युइनली, पोजिंग नहीं, फेकिंग नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, आपको अंतर से अपने आप में वो बदलाव लाना है और इस ढंग से आप हैंडल करोगे तो वो सास बहू के बीच की प्रॉब्लम हो, भाई भाई के बीच की प्रॉब्लम हो, पिता पुत्र के बीच की प्रॉब्लम हो, या आपके किसी कस्टमर, बैंकर, एक्साइज ऑफिसर, जीएसटी ऑफिस, किसी के साथ भी प्रॉब्लम हो आपकी, इसको आप सही ढंग से अगर उपयोग करोगे इस टेक्नोलॉजी को, तो आपके जीवन की बहुत सी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। सास और बहू की प्रॉब्लम कितनी होती है सिर्फ इसलिए कि रैपो नहीं है दोनों के बीच में। कितना महत्वपूर्ण विषय है ये कि आप कैसे डिफिकल्ट लोगों के साथ रैपो बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे 2:55 पर किसी नए विषय के बारे में। थैंक यू, नमस्कार।